हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम देखते हैं कार्बन के बारे में। अक्सर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब स्टार्ट नहीं होता है तो कहते हैं कि कार्बन आ गया है। तो स्टार्ट आप करते हैं, कई बार मारते हैं, किक मारते हैं तो नहीं आता, तो लोग के दिमाग कहते हैं कि लगता है कार्बन जमा हो गया है। तो उसको हम जब साफ करते हैं, जब गाड़ी के प्लग में देखते हैं कि प्लग में क्या जमा हो जाता है, कार्बन। जब उसको हम किसी कपड़े से साफ करते हैं तो हमें कुछ काला टाइप का जो है ऐसे पदार्थ उसमें दिखाई देता है। वही जो काला पदार्थ है वही कार्बन। तो आइए देखते हैं कार्बन। कार्बन देखिए, जितने भी सजीव पदार्थ, सभी लगभग सजीव पदार्थों में कार्बन होता है। इसके साथ साथ निर्जीव पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कठोर भी होता है और मुलायम भी होता है। कठोर में आप देखेंगे कि पदार्थ, जहाँ पदार्थों की बात आती है तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा माना जाता है। और वहीं पे आप देखते हैं कि जो उसका ग्रेफाइट होता है, कार्बन ही एक ग्रेफाइट भी है। तो ग्रेफाइट में देखते हैं कि जो पेंसिल में जो लगी होती है कार्बन, वो कुछ मुलायम होती है। आप जरा से भी थोड़ा सा ऐसे तोड़ते हैं ना, टूट जाता है। तो आइए देखते हैं इन तत्वों के बारे में, और कार्बन के बारे में आज पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात है। कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं लिखा है 122 है, 124 है, 128 है। लेकिन जो एनसीईआरटी अभी लिख रहा है, एनसीईआरटी जो बता रहा है कि वर्तमान में लगभग कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। 118 तत्व में प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, 92 तत्व। ध्यान रखिएगा, प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, 92 तत्व पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से कितने बनाए गए, 26 बनाए गए हैं। तो 26 और 92 118, कुल कितने तत्व, 118, जिसमें से प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले जो है 92 तत्व और कृत्रिम रूप से 26 तत्व। देखिए, कार्बन, कार्बन को सी से हम दर्शाते हैं। इसकी परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ध्यान रखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जबकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं, ध्यान रखिएगा, संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों का मतलब क्या हो गया कि जितने भी, चाहे वह वसा हो, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे वह आपका विटामिन हो। आप देख रहे हैं, चाहे वह वसा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, सब में कार्बन होता है। सब में संरचना आप देखते हैं कि सब में जो है कार्बन होता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वैसी तरह, उसी तरह इसमें, यानी कि कार्बन आप देख रहे हैं कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, लगभग जो है सभी भोज्य पदार्थों में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, संसार में पाए जाने सभी सजीवों, यानी कि जो जंतु हैं, जो पौधे हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर में कार्बन है। तो कोई भेड़ बकरी है, उसके शरीर में भी कार्बन है। उसी तरह कोई पेड़ पौधा है, चाहे वह गेहूं का पौधा, चाहे वह आम का पौधा है, तो उस पौधे में भी कार्बन है। तो यहाँ ध्यान रखिए। और सभी भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों हमने कहा कि वो चाहे वसा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वह विटामिन हो, सब में कार्बन पाया जाता है। कार्बन का प्रतीक सी है। कार्बन लैटिन भाषा के, देखिए यहाँ से कार्बन लैटिन भाषा से एक बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा चुका है। कार्बन लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, कार्बन लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोल होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, कोल होता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पेंसिल में पाए जाने वाले ग्रेफाइट के रूप में, पेंसिल में पाए जाने वाले ग्रेफाइट के रूप में कोमल तथा हीरे के रूप में अत्यंत कठोर तथा चमकीला होता है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व जो पेंसिल में पाए जाने वाले ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट के रूप में कोमल तथा हीरे के रूप में अत्यंत कठोर और चमकीला होता है। निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे कार्बन जो है मुक्त तथा संयुक्त, तो कार्बन जो है यौगिक के रूप में भी पाया जाता है, तत्व के रूप में पाया जाता है, यानी कि मुक्त भी पाया जाता है और संयुक्त पाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से हम देखते हैं। अब देखिए, कार्बन को, ये सब वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान दीजिएगा। और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लीजिए। एक मिनट के अंदर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
चलिए देखते हैं, कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसको एक सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको एक सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। वहां आपको हाइड्रोजन लिख देगा, ऑक्सीजन लिख देगा, कार्बन लिख देगा और कोई कुछ कुछ भी रख देगा वहां पे। तो आप ध्यान रखिएगा, कार्बन को ही एक सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 5 लाख से। संसार में जितने भी तत्व हैं, संसार में जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों में सर्वाधिक किसके यौगिक पाए जाते हैं, तत्व के किसके यौगिक पाए जाते हैं, तो कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन के अकेले जो है 5 लाख से अधिक यौगिक हैं, जबकि कुल तत्व अभी आपने देखा था कि कुल तत्व अभी 92 और 26 118 वहां जो तत्व थे, 118 में अकेले कार्बन में करीब 5 लाख यौगिक पाए जाते हैं, जबकि आपको 117 तत्वों में कुल मिला के 50,000 के लगभग यौगिक हैं। यानी कि अकेले कार्बन में 5 लाख से अधिक यौगिक है, जबकि 117 तत्वों में कुल लगभग 50,000, यानी सबसे ज्यादा यौगिक किसमें, किस तत्व का होता है, तो कार्बन का। कार्बन में श्रृंखलन, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, श्रृंखलन के गुण, यानी एक दूसरे से कांटेक्ट करने का गुण, श्रृंखलन के गुण पाए जाते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बाधित होने, यानी कि कार्बन का जो परमाणु है, वो परमाणु ऐसे एक दूसरे परमाणु से ऐसे एक बंधन बनाने वाला जो गुण होता है, यही वो गुण होता है श्रृंखलन। तो इसी गुण के कारण इसके सर्वाधिक यौगिक होते हैं, ठीक ना, के कारण कार्बन सर्वाधिक यौगिक होते हैं। कार्बन क्रिस्टली, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बन क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों रूपों में पाया जाता है। कार्बन क्रिस्टली रूप में, अक्रिस्टली रूप में। क्रिस्टली रूप में अभी आप देखेंगे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। अभी क्रिस्टली रूप में आप देखेंगे काजल, लकड़ी, ऐसे और आप कोयला देखेंगे। कार्बन के विभिन्न रूपों को जिनके रासायनिक गुण में समानता तथा भौतिक गुण में अंतर रहता है, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। देखिए अपरूपता किसे कहते हैं, जिनके रासायनिक गुणों में समानता हो तथा भौतिक गुणों में विभिन्नता होता है, उसे क्या कहते हैं, अपरूपता कहा जाता है। तो कार्बन अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें कुछ रासायनिक गुणों में समानता होते हुए भी भौतिक गुणों में असमानता होती है। सजीव संसार की भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमको इस प्रश्न को हमने लिखा है। सजीव संसार की संरचना में कार्बन को केंद्रित तत्व कहा जाता है। इसी तरह प्रश्न आया है कि किसको सजीव संसार की संरचना का केंद्रित तत्व कहा जाता है, तो सजीव संसार की संरचना का केंद्रित तत्व किसको कहा जाता है, कार्बन को कहा जाता है। तो ये आपके वनडे एग्जाम के बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं आगे। अब देखते हैं, कार्बन जो है आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में और देख लेते हैं कि कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इस वर्ग में कौन कौन और तत्व है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ध्यान रखिएगा, कार्बन वर्ग के तत्वों में लेड को छोड़कर, यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि इसलिए हमने इसको लिखा कि कार्बन वर्ग के तत्वों में लेड को छोड़कर सभी अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा प्रश्न आ चुका है, प्रीवियस में आ चुका है जो है कि आवर्त सारणी में वर्ग 14 का कौन सा तत्व ऐसा है जो अपरूपता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेड जो है ये अपरूपता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी सिलिकॉन भी करता है अपरूपता का गुण, जर्मेनियम भी करता है, टिन भी करता है, लेकिन लेड अपरूपता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। सिलिकॉन करता है, कार्बन करता ही है, आप देख रहे हैं कार्बन करता ही है, सिलिकॉन करता है, जर्मेनियम करता है, टिन करता है, लेकिन लेड जो है अपरूपता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। कार्बन और सिलिकॉन अधातु, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कार्बन और सिलिकॉन यानी कि जो इस 14 वर्ग का सदस्य है उसमें से कार्बन और सिलिकॉन कैसे हैं, अधातु है। जबकि जर्मेनियम कैसा है, जर्मेनियम उपधातु है। ध्यान रखिएगा, कार्बन और सिलिकॉन अधातु, जर्मेनियम उपधातु तथा टिन और लेड जो है ये क्या है, धातु है। तो कार्बन में जो ये 14 का सदस्य है, वर्ग 14 का, आवर्त सारणी में वर्ग 14 का सदस्य है। इस 14 में जो अन्य तत्व है उसमें कार्बन और सिलिकॉन अधातु हो गए, जर्मेनियम उपधातु हो गए, टिन और लेड क्या हो गए, धातु हो गए। कार्बन के अपरूप आप देख लेते हैं, कार्बन की जो अपरूप है, एक तो क्रिस्टली रूप में,
क्रिस्टली का रूप में, एक अक्रिस्टली। क्रिस्टली का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित संरचना में जब बंधे होते हैं तो क्रिस्टली हो गए। जब कार्बन के परमाणु एक निश्चित संरचना में बंधे होते हैं कि जैसे ये है, तो यहाँ से ये निश्चितता में अगर ऐसे यहाँ पे बंधा हुआ है, ऐसे ये बंधा हुआ है, तो ये अगर निश्चितता हो जाएगा तो क्रिस्टली रूप हो जाएगा। जबकि जब निश्चित क्रम में नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टली हो जाएंगे। तो निश्चित परमाणु के जो बंधन होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं क्रिस्टली रूप में? आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। ये पूछा गया कई बार, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। जबकि अक्रिस्टली रूप में चारकोल, काजल, ठीक ना, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये कार्बन का अक्रिस्टली रूप है। काजल कैसा रूप है? अक्रिस्टली रूप है। कोक और कार्बन गैस। अब इसी पे आप देखते हैं चारकोल। अब इस चारकोल का भी पार्ट हो जाता है काष्ठ चारकोल, यानी कि लकड़ी का चारकोल, जंतु चारकोल यानी कि जंतुओं का चारकोल, और सुगर चारकोल। यहाँ ध्यान रखिएगा कि चारकोल में भी काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और सुगर चारकोल, इस चारकोल के हैं। चारकोल के भाग हो गए काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और सुगर चारकोल। जबकि क्रिस्टली रूप में चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। क्रिस्टली रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। आइए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। आइए देखते हैं हीरा, डायमंड, जिसको हीरा कहते हैं। डायमंड बड़ा महंगा होता है, लोग पहनते हैं शौक से। तो ये कार्बन का एक क्रिस्टली अपरूप है, ठीक ना। इसमें कार्बन की एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकी व्यवस्था के कारण, बहुत ये प्रश्न पूछा गया है, चतुष्फलकी व्यवस्था के कारण पूर्णतः कठोर और त्रिविमी संरचना का होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि देखिए संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। संसार का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और हीरा क्यों कठोर है? क्यों हीरा कठोर है और क्यों हीरा जो है बहुत चमकता है? क्योंकि इसका जो परमाणु होता है ना, वो त्रिविमी संरचना बना लेता है और चतुष्फलकी व्यवस्था बना देता है। यानी कि ये ऐसे जो है चतुष्फलकी व्यवस्था का मतलब ये हो गया, ये कार्बन ऐसे, इसका एक परमाणु ऐसे, ये चतुष्फलकी व्यवस्था ऐसे ये बनाता है, ये 4। तो ये जो 4 ऐसे चतुष्फलकी व्यवस्था बना के फिर ऐसे ये क्या करता है, जुड़ता चला जाता है और ये त्रिविमी संरचना बना लेता है। फिर इधर से ऐसे ये जुड़ जाएगा, फिर इधर से ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये त्रिविमी संरचना बना लेता है। त्रिविमी संरचना के कारण जो है ये बड़ा कठोर हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि चतुष्फलकी व्यवस्था और त्रिविमी संरचना के कारण ये कठोर होता है, ठीक ना। इसका प्राकृतिक स्रोत जो है किम्बरलाइट पत्थर है। ये प्रश्न पूछा गया है कि हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? किम्बरलाइट पत्थर। हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? किम्बरलाइट पत्थर होता है। यह दक्षिण अफ्रीका में, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपके भारत में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत में कहाँ पाया जाता है? गोलकुंडा में पाया जाता है। गोलकुंडा का हीरा बड़ा प्रसिद्ध है। अनंतपुर में पाया जाता है, बेलारी में पाया जाता है, सब आंध्र प्रदेश में है। पन्ना ये मध्य प्रदेश में है, और बांदा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हीरा पाया जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बांदा में हीरा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? बांदा में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पे? तो पन्ना में। संसार का विख्यात हीरा, जो सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, कुलीनान। कुलीनान जो है ये 3032 कैरेट का है। कुछ अन्य हीरे का प्रसिद्ध है, होप हीरा भी है, होप, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर का नाम सभी सुने होंगे, पिट हीरा, ठीक ना। कृत्रिम हीरा को ये प्रश्न पूछा गया है, कृत्रिम हीरा को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो मोयासा ने। मोयासा ने कब बनाया था? 1893 में। कृत्रिम हीरा को सबसे पहली बार किसने बनाया था? तो मोयासा ने कब बनाया था? 1893 में बनाया था। आइए कुछ और हीरा के बारे में जान लेते हैं। देखिए हीरे के कुछ और चीजें उसके बारे में देख लेते हैं।
हीरा जो शुद्ध हीरा होता है वो कैसा होता है, पारदर्शक और रंगहीन होता है, यानी कि किसी रंग का नहीं होता। जो शुद्ध हीरा होता है वो पारदर्शक होता है और रंगहीन होता है, किसी कलर का नहीं, पारदर्शक और रंगहीन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगहीन होता है। इसमें जो अशुद्धियां मिल जाती हैं, अशुद्धियों के कारण क्या होता है, विभिन्न रंग का हो जाता है। आप देखे होंगे फिल्मों में हीरा वगैरह जो अक्सर बने रहते हैं, कभी हरे रंग का हो जाता है, कभी नीले रंग का हीरा हो जाता है। तो अशुद्धियों के कारण क्या हो जाता है, इसका रंग जो है ये रंग पकड़ लेता है, हरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया। काले रंग के हीरे को गोल्ड कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। काले रंग के हीरे को क्या कहा जाता है, काले रंग के हीरे को गोल्ड कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काले रंग के हीरे को क्या कहा जाता है, गोल्ड कहा जाता है। सभी पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ हीरा माना जाता है, ठीक ना। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है बहुत ही चमकता है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जो कुछ भी इस पे पड़ेगा वो पूरा पूरा इसको परावर्तित कर देगा। ऐसे है, जो कुछ भी इस पे पड़ेगा ये यानी कुछ टोकेगा नहीं, पूरा का पूरा क्या करेगा, ये परावर्तित कर देगा, जिसके कारण ये अधिक चमकीला होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब जिसके अंतर पड़ने वाले जो भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, जब वो पूरा का पूरा रिटर्न कर देगा तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह ताप और विद्युत का ध्यान रखना, यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। देखिए उधर ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है, जबकि ये क्या होता है, कुचालक होता है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता, इसीलिए महंगा होता है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता, इस पे अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि एक ऐसा गहना है जिसको जो किसी द्रव में घुलेगा नहीं, और इस पे जो है अम्ल क्षार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वायु में जब 800 डिग्री ताप पर गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी वायु की उपस्थिति में 800 डिग्री से 800 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जबकि वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु की अनुपस्थिति में इसको 2000 डिग्री तापमान पर, इसको 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब गर्म करते हैं तो ग्रेफाइट बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया आईएएस में कि जब वायु की उपस्थिति में 800 डिग्री टेम्परेचर पे जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जबकि वायु की अनुपस्थिति में जब इसको 2000 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये ग्रेफाइट बनता है। तो ये हुआ हीरा का। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।